सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं और स्टेट पार्ट 2 में भी हमारा 2 चैप्टर पार्ट 4 लक्ष्य और पार्ट 5 विकलन कंप्लीट हो चुका है। पिछले 2 वीडियो से हम पार्ट 1 संभावना, जो सेक्शन डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप में से कई लोगों ने कमेंट किया था मुझे कि आप सर जल्द से जल्द पार्ट 1 शुरू करिए। तो हम लोग पार्ट 1 शुरू कर चुके हैं संभावना, जिसमें अलग अलग 2 वीडियो के माध्यम से सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको संभावना पार्ट से जुड़ी हुई जो प्रारंभिक थियरी थी, उसके अलग अलग जो पद थे उसके बारे में हमने सीखा था कि संभावना का अर्थ क्या होता है, यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, निदशावकाश क्या होता है, निदशावकाश के 2 अलग अलग प्रकार, शांत निदशावकाश, अनंत निदशावकाश। उसके बाद घटना और घटना में फिर बहुत सारी घटना, संघ घटना, प्रतिच्छेद घटना, अंतर घटना, पूरक घटना, परस्पर निवारक घटना, परस्पर निशेष घटना, परस्पर निवारक और निशेष घटना, इन सभी घटनाओं का अर्थ उसके उदाहरण की सहायता से हमने सीखा था। उसके बाद लास्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में दोस्तों हमने अलग अलग उदाहरण यानी कि कुल परिणाम, किसी भी प्रयोग को करने से क्या कुल परिणाम आ सकता है उसके बारे में सीखा था। और क्यों सीखा था वो भी मैंने आपको बताया था कि जो भी हम सवाल करने वाले हैं या जो भी एग्जाम में सवाल आएगा या स्वाध्याय 1.2 में हम जो सवाल करने वाले होंगे, उसमें हमें घटना को घटने की संभावना ज्ञात करनी होगी। और किसी भी घटना के घटने की संभावना बराबर सूत्र होता है उसका सानुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी उस घटना का घटने का परिणाम बटे में उस प्रयोग को करने से प्राप्त कुल परिणाम। तो किसी भी प्रयोग को करने से जो कुल परिणाम आएगा उसमें जो महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसके ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे 1 सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम, 2 सिक्के को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, 3 सिक्के को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, 1 पासे को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, 2 पासे को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, ताश के 52 पत्तों में से अगर 1 पत्ता लिया जाए तो उसका निदशावकाश, जो भी महत्वपूर्ण प्रयोग है उन सभी प्रयोगों का हमने निदशावकाश कल लिखा था। आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों स्वाध्याय 1.1 और स्वाध्याय 1.1 में भी हमें निदशावकाश लिखना है या जो घटना दिया है उसका सानुकूल परिणाम निकालना है। यानी संभावना से पहले के 2 जो स्टेप है, सानुकूल परिणाम और कुल परिणाम, वो दोनों निकालना हम 1.1 में सीखेंगे। इस दृष्टि से 1.1 यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1.1 आप अच्छी तरह से सीखेंगे तो ही आपको 1.2 के प्रश्न अच्छी तरह से आएंगे, क्योंकि 1.1 में किसी घटना के घटने का सानुकूल परिणाम और किसी प्रयोग को करने से होने वाले कुल परिणाम यानी दशावकाश, उसको हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 14 पे है स्वाध्याय 1.1। कोशिश करूंगा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, पहला सवाल, निम्नलिखित यादृच्छिक प्रयोग के लिए निदशावकाश लिखिए। पहले सवाल में ही क्या बोला है, अलग अलग 3 सवाल दिए हैं और तीनों में आपको निदशावकाश यानी कुल परिणाम लिखना है कि अगर उस प्रयोग को हम करेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा। तो पहले का पहला सब में आपको निदशावकाश लिखना है, तो इसमें हम पहले का पहला करने जा रहे हैं। पहले के पहले में क्या लिखा है, एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए। एक समतुलित मतलब एकदम सही सिक्का, कुछ उबड़ खाबड़ वाला या कुछ खामी वाला सिक्का ना हो, एकदम सही सिक्का हो, ऐसे एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए। 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। पहले अगर आपको ज्ञात कर लेना है कि भाई वो कुल परिणाम क्या कितने हो सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो एक सिक्के को उछालने पे कुल परिणाम कितने आते हैं, 2। एक सिक्के को अगर हम 1 बार उछालते हैं या एक सिक्के को उछालते हैं तो उसका कुल परिणाम क्या होता है, 2, हेड या टेल। तो एक सिक्के को अगर हमें 3 बार उछालना है तो 2 के घाते 3, यानी कुल परिणाम क्या होंगे, 8। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ 8 लिख देने से काम नहीं होगा, क्योंकि 8 क्या हुआ, निदर्श बिंदु हुए, यानी कुल मिलाकर 8 परिणाम होंगे, वो आपने बता दिया। लेकिन वो 8 परिणाम क्या होंगे वो भी आपको लिखना है, यानी u बराबर वो जो 8 परिणाम होंगे वो 8 के 8 परिणाम लिखना है। u क्यों लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में कि निदशावकाश को हम u या s से दर्शाते हैं, तो इसलिए u लिखा हुआ है। अब वो 8 परिणाम कैसे लिखने, उसका ट्रिक मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि अगर 2 सिक्के का परिणाम आप जानते हैं कि 2 सिक्के का परिणाम होता है HH, TT, HT और TH, ये 2 सिक्के का 4 परिणाम है। इसी 4 परिणाम को आपको 2 बार लिख लेना है। ये सिर्फ मैंने क्या किया है, 2 सिक्के का परिणाम लिखा है, और 2 सिक्के का परिणाम भी अगर आप लिखना नहीं जानते तो एक सिक्के के परिणाम पर से आप 2 सिक्के का बना लेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूं कि 2 सिक्के का आप आसानी से लिखना जानते होंगे, उसके लिए एक सिक्के पर से करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 सिक्के के परिणाम को मैंने 2 बार लिख लिया है। 2 बार इसलिए लिख लिया है क्योंकि अभी ये 2 ही सिक्के का, हमें 3 सिक्के का बनाना है।
तो मैंने क्या नियम बताया था कि दो सिक्के के जो चार परिणाम होते हैं HH, TT, HT और TH, उन सभी के आगे, चारों के आगे एक बार H और फिर से वापस चारों के आगे एक बार T, तो अपने आप 8 परिणाम भी हो जाएंगे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे दो सिक्के के चारों परिणाम को मैंने 2 बार लिख लिया है। ऊपर की लाइन में सबके आगे H लगा लेता हूँ और नीचे की लाइन में सबके आगे T लगा लेता हूँ, तो अपने आप 8 परिणाम भी हो जाएंगे और एक सिक्के का 3 बार का काम भी हो जाएगा। तो H H H H ये 4 परिणाम होंगे, कॉमा कर दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे T लगा ले रहा हूँ सबके आगे, तो T T T और T, यहाँ पे भी कॉमा कर दे रहा हूँ अलग अलग दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं 8 परिणाम हो गए। कौन कौन से 8 परिणाम हो गए? HHH, HTT, HHT, HTH, THH, TTT, THT और TTH। इस तरह से हमें 8 परिणाम मिल गए जो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। दो सिक्के का लिखकर 2 बार, दो सिक्के का परिणाम जो 4 परिणाम होता है उसको 2 बार लिख लिया और पहले 4 के आगे H लगा लिया और दूसरे वाले 4 के आगे T लगा लिया। चलिए दूसरा है षष्ठभुज वाले। ये षष्ठभुज नहीं भी लिखते तो भी आपको पता है कि पासे पे कितनी भुजा होती है? 6 भुजा होती है। फिर भी आपको लिख के दिया है कि षष्ठभुज वाले एक संतुलित पासे और एक संतुलित सिक्के को, संतुलित का मतलब होता है दोष रहित, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, दोष से अलग। तो षष्ठभुज वाले एक संतुलित पासे और एक संतुलित सिक्के को एक साथ उछाला जाए। एक पासे को और एक सिक्के को, एक पासे को और एक सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। अगर कुल परिणाम लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुल परिणाम पहले से आप जानना चाहते हैं कि भाई उसका कुल परिणाम कितना हो सकता है, पहले से अगर आप ये बात पता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी आपको कुल परिणाम मतलब दर्शाना है, लिखना नहीं है कि कुल परिणाम कितना होगा। फिर भी अगर आपको पहले से ही जानना है कि कुल परिणाम कितना होगा, बाद में हम दर्शाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। एक पासे को और एक सिक्के को, तो एक पासे का कितना परिणाम होता है? 6। एक पासे को उछालने पे कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? 6। कौन सा होगा वो हमें पता नहीं कि यही परिणाम आएगा, लेकिन ये पक्का पता है कि अगर हम एक पासे को उछालेंगे तो 6 परिणाम, 6 अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। तो 6 लिख दिया। और शब्द है तो आपको कक्षा 11 से ही बताया गया है कि और आएगा तो क्या करते हैं? गुणा। या अथवा शब्द आता है तो हम क्या करते हैं? प्लस। तो और शब्द आया तो हम क्या करेंगे? गुणा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को प्रयोगों को हम कर रहे हैं। या लिखा होता हम इसका मतलब या तो हम सिक्का उछाल रहे हैं या तो हम पासा उछाल रहे हैं, लेकिन और लिखा मतलब दोनों को साथ में उछाल रहे हैं, पासा भी उछाल रहे हैं और सिक्का भी उछाल रहे हैं। तो और मतलब गुणा। एक सिक्के का कितना परिणाम होता है? 2, हेड और टेल, तो 2। 6 गुणे 2 यानी कुल मिलाकर कितने परिणाम होंगे? 12। अब वो 12 क्या होंगे वो देख लीजिए आप। एक बार 1H 2H, इसका मतलब कैसे पढ़ेंगे हम इसको? यानी पासे पर 1 आए और सिक्के पर हेड आए। इतना लिखते ही आप समझ गए होंगे कि हम लोग 6 तक H लिखने वाले हैं और वापस 1 से लेकर 6 तक T लिखने वाले हैं। तो 2H 3H, बीच में कॉमा जरूर रखिएगा, 4H 5H और 6H। ऐसे जरूरी नहीं, बीच में हम T भी लिख सकते, लेकिन ऐसे लिखने से आप भूलेंगे भी नहीं और आपसे गलती भी नहीं होगी। ये 6 परिणाम हो गए। सिक्के पर 1 आया तो पासे पर क्या आया? हेड। सिक्के पे 2, पासे पर हेड। सिक्के पे 3, पासे पे हेड। उसी तरह से सिक्के पे 1, पासे पे टेल, सॉरी पासे पे 1, सिक्के पे टेल, फिर पासे पे 2, सिक्के पे टेल। ऐसे ही 3T 4T 5T और 6T। तो इस तरह से कुल मिलाकर कितने परिणाम होंगे? 12 परिणाम हो गए। अब इसी का तीसरा सवाल, पहले का तीसरा, ABCDE इन 5 व्यक्तियों में से लिखा है, मतलब क्या है? वो संचय है। आपको बताया गया था 11वीं में कि क्रम से लगाया जाए, गठित किया जाए, पंक्ति में बिठाया जाए तो वो होता है क्रमचय, या पासे को उछाला जाए, फेंका जाए तो क्रमचय, और में से चुना जाए, पसंद किया जाए, ये सब शब्दों का उपयोग हो तो क्या कहलाता है? संचय। क्रमचय, संचय और द्विपद विस्तार, ये आपने कक्षा 11 में स्टैटिस्टिक्स में पाठ 6 में सीखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उतना जानकारी नहीं भी होगी तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से कर सकेंगे। ABCD और E इन 5 व्यक्तियों में से, इन 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति चुने, 2 व्यक्तियों को चुने, तो उसका कुल परिणाम, 2 व्यक्तियों को चुने तो उसका कुल परिणाम
तो कुल परिणाम लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये जानबूझकर हम लिख लेते हैं जिससे हम डबल श्योर हो सके कि हमने जो किया है वो सही है, या हमें पहले से पता है भाई 10 परिणाम लाना है तो 10 क्या कौन कौन सा होगा, या 12 परिणाम लाना है तो 12 कौन कौन सा है, या 12 आना ही चाहिए, ये आपके मन में पहले से क्लियर हो जाए। तो कितना होगा, तो कितने में से कितने व्यक्ति को चुनना है, तो 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति को चुनना है। और में से लिखा है मतलब संचय, और संचय के लिए कैसे लिखते हैं हम 5C2, उसके लिए क्रमचय को P से दर्शाते हैं और संचय को हम NCR यानी C से दर्शाते हैं। तो 5C2 को हम कैसे हल किया करते थे, 5 को 2 कदम पीछे यानी 5 गुणे 4 बटे में 2 गुणे 1, 5 चौक 20 भागे 2 यानी कितना परिणाम आएगा 10। तो इससे क्या होगा, पहले से डाउट क्लियर हो जाएगा भाई अभी जो हम परिणाम लिखने वाले उसमें 10 आने चाहिए। चलिए तो देखते हैं, 2 व्यक्तियों को चयन करना है तो ए से स्टार्ट करते हैं। पहले ए से स्टार्ट करेंगे तो पहले AB, जब तक पूरा खत्म ना हो जाए तब तक ए वाला लाइन चलने देते हैं। पहले क्या लिखा AB, अब AC, AD और AE, तो ए वाला लाइन कंप्लीट हो गया, पूरा खत्म हो गया लास्ट तक, AB AC AD AE। अब ए वाला जब कंप्लीट होगा तब बी से स्टार्ट करना है, तो जब बी से स्टार्ट करना है तो BA मत लिखिएगा आप वापस, ये सब BA किस में होगा, क्रमचय में होगा, क्योंकि क्रमचय में क्रम का महत्व होता है। क्रमचय ये कहता है कि AB अलग है और BA अलग है, लेकिन संचय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, AB और BA दोनों एक ही हो गया। तो बी से आगे का स्टार्ट करना है, तो बी से आगे का स्टार्ट करेंगे तो BC, कब तक करते रहेंगे जब तक E पे जाके खत्म ना हो जाए, तो BC BD और BE, तो B का भी खत्म हो गया। अब हम लोग C का करते हैं तो CD, आगे ही लिख दे रहा हूं मैं, और CE, तो C का भी खत्म हो गया, और सबसे लास्ट में D का DE। तो इस तरह से कुल मिलाकर 10 परिणाम हो भी गए होंगे, आप चेक कर लीजिए, गिन लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 10 परिणाम हो गए जो हमें पहले से पता था कि 10 आने वाले। तो इस तरह से आप अगर कुल परिणाम लिख लेते हैं तो उसका तरीका भी सीख जाएंगे आप, और साथ ही साथ आपको पहले से पता होगा कि भाई 8 तो आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब आपसे कुछ गलत हो रहा है, या यहाँ 12 किया था हमने तो 12 तो आना ही चाहिए। तो किस प्रकार होगा तो थोड़ा आपको आइडिया भी उसके बारे में आ जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, 100 गुणांक यानी 100 अंकों की एक परीक्षा में बैठे विद्यार्थी द्वारा अर्जित पूर्णांक गुण का निदर्शावकाश लिखिए तथा उसके कुल निदर्श बिंदुओं की संख्या लिखिए। यानी 100 अंकों की एक परीक्षा में अगर विद्यार्थी बैठे हैं तो जो अंक है उसको अंक जो प्राप्त कर सकता है वो उसका निदर्शावकाश लिखना है। तो आप सोच कर देखिए कि कोई विद्यार्थी या आप ही अपने आप को रख के देखिए उसकी जगह पे कि आप किसी 100 मार्क्स की परीक्षा में बैठे हैं तो कम से कम आप कितना अंक ला सकते हैं और अधिक से अधिक कितना अंक ला सकते हैं, उसका निदर्शावकाश लिखना है। तो लिख सकते, पहले मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे सवाल, 100 अंकों की परीक्षा में विद्यार्थी के प्राप्तांक का निदर्शावकाश U बराबर 100 अंकों की परीक्षा में अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देने बैठा है तो कम से कम कितना नंबर ला सकता है, तो 0। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो माइनस में नहीं आएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। किसी का 0 भी आ सकता है, उम्मीद करता हूँ कि आप में से किसी का ना आए। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 और अधिक से अधिक मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो मैक्सिमम 100 आ सकता है। 100 अंकों की परीक्षा है तो 100 से ऊपर अंक नहीं आ सकते, कम से कम 0 किसी विद्यार्थी का आ सकता है। उसके बाद लाइन से 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5, उसके बाद 100 तक ना लिखकर आप ऐसे डैश कर सकते हैं, 98 99 100। तो ऐसे किसी विद्यार्थी का इनमें से जितने भी आंकड़े लिखे इनमें से ही कुछ आएगा। आप जितने भी लिखे इसका मतलब ये नहीं कि 5 तक या 98 99 100 आएगा। ये डैश डैश करने का मतलब ही हुआ कि वो क्रम सीरीज चल रहा है और कहाँ पे जाकर रुक रहा है, 100 पे जाकर रुक रहा है। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक है, 98 99 100 यानी 100 पे स्टॉप। यानी कम से कम 0 आ सकता है और अधिक से अधिक 100 आ सकता है। एक सवाल उसमें लेकिन और है कि निदर्शावकाश भी लिखना है तथा उसके कुल निदर्श बिंदुओं की संख्या भी लिखना है कि कितने निदर्श बिंदु, यहाँ 0 से लेकर 100 तक में कितने निदर्श बिंदु होते हैं। तो निदर्श बिंदु हमें देखने से लग रहा है कि 100 होते हैं, लेकिन निदर्श बिंदु होंगे 101। निदर्श बिंदु कितने हो रहे हैं, 101। हमें लगता है कि 100 अंकों की परीक्षा में निदर्श बिंदु कितने होंगे, 100, क्योंकि हम सोचते हैं 1 से 100, 1 से 100 नहीं 0 भी तो आ सकता है। तो इसलिए 0 से 100 तक अगर आप काउंट करेंगे तो दोस्तों 101 होगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार ये पूछ चुके हैं कि 100 अंकों की परीक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी का कुल निदर्शावकाश लिखिए या कुल निदर्श बिंदु लिखिए। तो निदर्श बिंदु कितना होगा, 101। 1 से लेकर 100 तक 100 होता है, आपको पता ही है, और उसके बाद 0
तो कुल मिलाकर कितने परिणाम हो सकते हैं? 101। यानी 100 तक की परीक्षा में बच्चों का परिणाम लाने का, अंक लाने का 101 परिणाम हो सकता है, क्योंकि कोई जीरो भी ला सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, 4 व्यक्तियों में से एक मंत्री और एक सहमंत्री का यादृच्छिक रूप से चुनाव का निर्देशावकाश लिखिए। तो मान लेते हैं कि वो 4 व्यक्ति, माना कि वे 4 व्यक्ति A B C D है, बराबर। मान लेते हैं कि वो 4 व्यक्ति A B C D है, कोई नाम नहीं दिया हुआ तो उस व्यक्तियों का नाम मान लिया कि भाई पहला व्यक्ति A है, दूसरा व्यक्ति B है, तीसरा व्यक्ति C है और चौथा व्यक्ति D है। अब इनमें से एक मंत्री यानी एक तरह से मिनिस्टर और दूसरा, एक मंत्री और दूसरा सहमंत्री यानी डिप्टी मिनिस्टर हो, उसका निर्देशावकाश। एक क्या हो, मंत्री हो या पहला मंत्री हो, यहाँ ऐसा हो तो मैं लिख दे रहा हूँ पहला मंत्री हो और दूसरा क्या हो, सहमंत्री, उसका निर्देशावकाश। तो जैसे इस तरह से हमने यहाँ पे व्यक्तियों का चयन किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे रिपीट भी करना पड़ेगा, उल्टा भी करना पड़ेगा। बोलोगे सर ये संचय नहीं, ये भी संचय है, लेकिन यहाँ उल्टा इसलिए करना पड़ेगा कि 2 अलग अलग पोस्ट है, मंत्री अलग है और सहमंत्री अलग है। यानी कहने का मतलब, अगर पहले मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो AB AC AD, AB AC AD, D तक कंप्लीट। अब B से BC और BD, B वाला भी कंप्लीट, फिर CD, और उसके बाद इन सबका फिर उल्टा भी लिख रहा हूँ BA। तो आपको लगेगा सर वहाँ तो उल्टा नहीं लिखा था, यहाँ उल्टा लिख रहे हो। वहाँ भी में से लिखा हुआ था कि 4 व्यक्ति में से या 5 व्यक्ति में से, यहाँ भी 4 व्यक्ति में से लिखा, लेकिन यहाँ 2 अलग अलग पद दिए हैं। यानी कहने का मतलब ये कि ये जो AB दिखाई दे रहा है, अगर मैं पहले वाले को मंत्री कहूँ और दूसरे वाले को सहमंत्री कहूँ तो इसके हिसाब से A जो है वो मंत्री है और B जो है वो सहमंत्री है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि B मंत्री हो और A सहमंत्री हो, इसके लिए मैं यहाँ उल्टा कर रहा हूँ। बाकी अगर वहाँ पे पोस्ट नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता है कि इसमें से किसी 2 व्यक्ति का चयन करना है जो मंत्री हो, सहमंत्री, या तो फिर दोनों पोस्ट नहीं लिखा होता, एक ही पोस्ट लिखा होता कि 2 व्यक्ति का चयन करना है, दोनों मंत्री हो, तो बस तो फिर ऐसे ही चलता। फिर तो A भी मंत्री था, B भी मंत्री था, दोनों मंत्री थे, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन यहाँ A मंत्री है और B सहमंत्री है, यानी B को मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है, तो नीचे लिख रहा हूँ BA। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, B मंत्री है और A सहमंत्री है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए सबका उल्टा किया जा रहा है। CA DA CB DB और DC। अगर स्पष्टता करना है तो आप इसी कोष्टक के बाजू में कहीं लिख सकते हैं कि पहला स्थान मंत्री का है और दूसरा स्थान सहमंत्री का है। खैर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा है आपने, इसमें से पहला मंत्री और दूसरा सहमंत्री हो, तो आप खुद ही देख सकते हो पहला वाला इसमें कौन है, A है, तो वो क्या होगा, मंत्री। दूसरा वाला कौन है, B, तो सहमंत्री। नीचे वाले में देख सकते हो पहला नंबर पे कौन है, B, तो वो मंत्री, और दूसरे नंबर पे क्या है, A, तो वो सहमंत्री। तो यहाँ पे हमें उल्टा क्यों करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि 2 अलग अलग पोस्टों का नाम दिया हुआ था। सिर्फ ऐसा लिखा होता है कि 4 व्यक्ति में से कोई 2 व्यक्ति चुने और दोनों के दोनों मंत्री हो, तब सिर्फ यही परिणाम आते, 1 2 3 4 5 6, यानी 4C2, यानी कि 6 परिणाम ही होते। लेकिन अभी हो गया है 4C2 + 4C2, क्योंकि A मंत्री भी हो सकता है या सहमंत्री भी हो सकता है, तो यह शब्द आया तो जोड़ना भी पड़ेगा हमें। उसके बाद चौथा और आज की वीडियो का लास्ट सवाल, एक यादृच्छिक प्रयोग में जब तक छाप मिले तब तक एक संतुलित सिक्के को उछाला जाता है। यदि जिस प्रयत्न में प्रथम बार में छाप मिले उस प्रयत्न से प्रयोग पूर्ण कर दिया जाता है। इस प्रयोग का निर्देशावकाश लिखिए एवं वो शांत है या अनंत समुच्चय यह निश्चित कीजिए। कौन सा प्रयोग करने के लिए कहा है, एक सिक्के को उछालने का प्रयोग करने के लिए कहा गया है कि भाई सिक्के को उछालना है, तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो प्रयोग पूर्ण कब मानना है कि जैसे ही आप सिक्का उछालते हो अगर हेड आ जाता है तो सिक्के को उठा लेना है, जेब में रखना और प्रयोग पूरा। लेकिन जब हेड आता है तब तो उसके क्या निर्देशावकाश होता है, पहले मैं सवाल लिख दे रहा हूं तो आप ज्यादा समझ जाएंगे अच्छी तरह से। एक सिक्के को उछालने पर छाप आए तब प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट पूरा माना जाएगा। उसका निर्देशावकाश या निर्देशावकाश
U बराबर, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आपके हाथ में ही किसी ने सिक्का दे दिया और क्या कहा कि सिक्के को उछालते रहो, अगर आपने पहली बार उछाला हेड आ गया तो प्रयोग पूरा, यानी हेड आने पे प्रयोग पूरा होगा, हेड आएगा आपका छुट्टी। तो हो सकता है कि मैंने सिक्का उछाला, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, सिक्का उछाला पहली बार में ही हेड आ गया, सिक्का जेब में रखा और खुशी से घर पर। या ऐसा हो सकता है कि पहली बार आपने उछाला तो आपको क्या आया होगा, टेल, तो टेल आया होगा, तब आपको प्रयोग पूरा नहीं करना है, तब प्रयोग कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू रखने का मतलब क्या करना है, वापस सिक्का ही उछालना है, वापस नीचे से उठाना है, थोड़ा कष्ट करना है, वापस सिक्का उछालना है। दूसरी बार उछाल रहे हो, दूसरी बार हेड आ सकता है तो प्रयोग पूरा, तो भी ज़्यादा आपको कष्ट नहीं हुआ। हो सकता है कि 2 बार आपका लगातार टेल आ गया हो, तीसरी बार हेड आया हो, यही सिलसिला आगे और भी चल सकता है, नहीं आपकी किस्मत खराब होती जाएगी तो और भी आगे सिलसिला कि 3 बार टेल आया हो लगातार, चौथी बार हेड आया हो, या हो सकता है कि 4 बार लगातार टेल आया हो और आप थोड़ा परेशान दिख रहे हो और 5वीं बार हेड आ गया हो, तो प्रयोग पूरा। लेकिन ये कब ऐसा होगा ये निश्चित नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आप 20-25 बार लगातार टेल आ जाए, ऐसा बहुत कम रेयर केसेस में होता है कि आप 20-25 बार लगातार टेल ही आए, लेकिन किस्मत खराब हो तो हो सकता है, पॉसिबल है ये कि 20 से 25 बार लगातार टेल भी आ सकता है। ऐसे नॉर्मली ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों के आने के चांसेस बराबर बराबर है, तो लगभग 3-4 बार में एक बार तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी निश्चित नहीं कर सकते। कई बार आप कोई भी सीरीज देखते हो, टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज, तो सुना होगा आपने, देखा होगा कि कोई कोई सीरीज ऐसा होता है जिसमें हमारे कप्तान चाहे पहले धोनी थे या विराट कोहली है, 5 के 5 टेस्ट में टॉस हार जाते हैं, या कभी कभी 5 के 5 टेस्ट या 5 के 5 वनडे में टॉस जीत जाते हैं। तो पॉसिबल है कि जो कहते हैं 5 बार सही होता है या 5 बार गलत होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, कुछ उनका सही होता है, कुछ उनका सही होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हो सकता है कि पहली बार में ही हेड आ जाए, दूसरी बार में हेड आए, तीसरी बार में हेड आए, या हो सकता है लगातार 5-6 बार उछाल दिया हेड आए ही ना, तो निश्चित नहीं है कि कब हेड आ जाएगा। तो ये उसके निरसावकाश हो गया। और उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है कि ये शांत समुच्चय है कि अनंत समुच्चय है, तो कैसा समुच्चय है, अनंत, क्योंकि इसमें घटकों की संख्या निश्चित नहीं है कि 2 होगा कि 3 होगा कि 1 ही होगा। अगर पहली बार हेड आया तो एक घटक की संख्या 1, दूसरी बार में हेड आया तो 1 2, तीसरी बार में हेड आया तो 1 2 3, तो इसलिए इसमें घटकों की संख्या निश्चित नहीं है। आप कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि मेरा पहली बार में तो नहीं आएगा लेकिन दूसरी बार में फिक्स हेड आ जाएगा। अंदाज लगा के कह सकते हैं कि 3 बार में आ जाएगा, तो हो सकता है आ जाए, लेकिन 3 बार में भी कौन सी बार में आएगा वो कंफर्म नहीं है। तो इसलिए कैसा समष्टि है, कैसा निर्देशावकाश है, तो ये अनंत निर्देशावकाश है। तो आज दोस्तों हमने 1 से लेकर 4 तक, इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को कर लिया है। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि 5 से लेकर हमारा कम से कम 8 तक के प्रश्न हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। तो अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आप उदाहरण नंबर 1 2 3 को ट्राई कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।